हेलो बच्चों, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारे फिजिक्स में एक टॉपिक चलता है, पूरी यूनिट है मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पूरा का पूरा एक यूनिट के फॉर्म में रहता है और इसमें कम से कम अगर देखें हम 3 से 4 चैप्टर समाहित होते हैं ये एक ही यूनिट में। इसको हम पूरा डिटेल से यहां पर एक एक करके पढ़ेंगे। अभी मैं बताता हूं आपको कौन कौन से रहता है। तो मैग्नेट रहता है। मैग्नेट के बाद में इसकी प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की, उसे बोलते हैं मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं चुंबकत्व है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसके गुण को चुंबकत्व है। फिर इसके बाद में आता है एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद में आता है EMI, यहां से इसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ये तीनों के तीनों, ये 3 चैप्टर या 4 चैप्टर रहते हैं, ये चारों मैग्नेट से रिलेटेड होते हैं और इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें मैग्नेट से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण क्या क्या होते हैं, उसकी कौन कौन से गुण वो प्रदर्शित करती है और किस प्रकार से हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, इन सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से। सबसे पहले देखो चुंबक कहां से स्टार्ट होती है, चुंबक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि चुंबक होती क्या है। चुंबक होती है वो एक कुछ विशेष पदार्थों का मिश्रण होती है, जैसे फेरस, कोबाल्ट, निकिल। फेरस, कोबाल्ट, CO और निकिल, इन पदार्थों का मिश्रण होती है जिनमें कुछ विशेष पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। और इन पदार्थों का, कुछ लो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है, वही गुण क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। और वे पदार्थ जो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम चुंबक कहते हैं। क्लियर है। अब सबसे पहले जो चुंबक की खोज हुई थी वो किस फॉर्म में हुई थी। सबसे पहले यहां पर चुंबक है वो कुछ अयस्क चूर्ण के रूप में मिला था, चूर्णित अयस्क बोल सकते हैं इसको, या पत्थर के रूप में बोल सकते हैं। अगर हम सरल भाषा में बोले तो एक पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ये मिला था। उसे चाइनीज ने सबसे पहले क्या नाम दिया, चाइनीज ने उस चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करने वाले पत्थर को लोडस्टोन नाम दिया। और लोडस्टोन नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि लोडस्टोन शब्द है वो लीडिंग स्टोन से आता है और लीडिंग का मतलब होता है पथ प्रदर्शक या मार्ग दिखाने वाला, दिशा बताने वाला। लीडिंग स्टोन यहां से मिलकर यहां से ये शब्द बना था और इसको क्या नाम दिया गया, लोड स्टोन। ये चाइनीज भाषा में बोला गया और बाद में इसको मैग्नेट के रूप में पहचाना गया। इसकी खोज कहां पर हुई थी, इसकी खोज के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या होता था कि पूरा एशिया आता था और एशिया का एक छोटा सा प्रांत था माइनर एशिया। कहां पर, देखो हमारा प्यारा भारत है वो किसमें है, एशिया में। कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो बहुत 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें देखो ये एशिया है। मान लो सपोज करो यहाँ पे एशिया है जिसमें कौन कौन आता है, भारत आता है, चीन आता है, इसके बाद में पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट वगैरह, ये सारे क्या रहते हैं, इसमें आते हैं। ठीक है, एशिया में। इसके ऊपर यूरोप आता है और एक कंट्री है यहाँ पे टर्की कंट्री है, ये यूरोप में पड़ता है इसका। लेकिन इसका जो एक छोटा सा हिस्सा है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, वो एशिया में भी आता है। ये टर्की कंट्री होता है, इसका जस्ट छोटा सा यहाँ पर एक हिस्सा है, ये किस में आता है, एशिया में आता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, माइनर एशिया बोला गया, क्योंकि एशिया का एक छोटा सा पार्ट है इसलिए इसको माइनर एशिया के नाम से जाना जाता है। इसी टर्की के माइनर एशिया प्रांत में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है मेनिसा, और छोटा सा शहर मेनिसा है। इस मेनिसा शहर में ऐसे पदार्थों की खोज हुई जिसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, अर्थात कुछ विशेष पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है। इसलिए मेनिसा सिटी में होने के कारण इसका नाम है, नामकरण वहां से मैग्नेट पड़ा और मैग्नेट को हिंदी में चुंबक बोला जाता है। क्लियर है। तो ये माइनर एशिया के मेनिसा प्रांत में यहां से सबसे पहले चुंबक की खोज हुई थी, तो यहां पता चला। बाद में आती है कि चुंबक पता चला तो वो कैसे पता चली। सबसे पहले वो पत्थरों के रूप में छोटे छोटे चूर्ण थे, कुछ मिट्टी थी, इन सबके मिट्टी के जो ढेले इनका मिश्रण था और उस मिश्रण को कौन से चुंबक के बारे में बताया गया, उसमें बोला गया कि ये प्राकृतिक चुंबक है। कौन सी चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक। और प्राकृतिक जो चुंबक होती है
प्राकृतिक चुंबक होती है, इसके अंदर प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं, इसमें कुछ भी बनावट नहीं होती है, बनावटी कुछ भी नहीं होता है, ये जैसी है वैसी की वैसी रहती है। जब इस प्राकृतिक चुंबक को देखा गया तो इसमें सबसे ज्यादा गुण है वो लोहे का एस्क पाया गया था एक, और लोहे का एस्क कौन सा था, इसके अंदर मैग्नेटाइट था। मैग्नेटाइट था, इसका फॉर्मूला क्या होता है Fe3O4, ये यहाँ पे 3+ इसकी क्या रहती है, संयोजकता रहती है, ये मैग्नेटाइट था Fe3O4, इसे प्राकृतिक चुंबक माना गया। क्लियर है। फिर धीरे धीरे चुंबक के यूज और बढ़ने लगे, यूजेस बढ़ने लगे कि चुंबक है वो अपने डेली लाइफ में भी काम में आ सकती है, तो कुछ साइंटिफिक रीजन के लिए भी इसको काम में ले सकते हैं, मेडिकल रीजन में भी, ये मेडिकल में भी काम में आती है। तो इसके बहुत सारे उपयोग बढ़ गए जो हमें हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक थे। इसलिए हम ऐसे चूने के ये चूर्णित एस्क जो चूर्ण बना हुआ है वो पत्थर वो तो लेके नहीं रख सकते, हम कुछ एक स्पेसिफिक ऐसा कोई बना ले, ऐसा शेप बना ले जिसको हम प्रॉपर तरीके से यूज कर सके, प्रॉपर तरीके से प्लेस कर सके, रख सकें, और उसके रख रखाव को भी संयोजित किया जा सके। तो इसके लिए बाद में बनाई गई कृत्रिम चुंबक, जिन्हें आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं। और ये जो कृत्रिम चुंबक होती है ये मानव द्वारा निर्मित होती है। तो मानव द्वारा निर्मित अपने ही किसी विशेष उद्देश्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो चुंबक बनाई जाती है उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और ये कृत्रिम चुंबक दो प्रकार से बना सकते हैं, हमारी मर्जी, हम ऐसी मैग्नेट बनाएं कि उसका चुंबकत्व का गुण कभी भी खत्म नहीं हो, वो परमानेंट हो गई एकदम से, कि एक बार बना दी तो बना दी। तो ऐसे चुंबक को कहते हैं स्थायी चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी चुंबक जिसको परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट। इसके बाद में दूसरी आती है, वो कौन सी होती है? अस्थायी चुंबक। तो ऐसी चुंबक भी बनाई जा सकती है जिसके चुंबकत्व के गुण को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर चुंबकत्व के गुण को नष्ट भी किया जा सकता है। तो ऐसी जो चुंबक थी उसे नाम दिया गया अस्थायी चुंबक, टेम्पररी मैग्नेट। अस्थायी चुंबक है, इसको क्या बोलते हैं? टेम्पररी मैग्नेट। ये थी दो प्रकार की चुंबक। अब जो स्थायी चुंबक थी वो कौन कौन सी चुंबक आती है? स्थायी चुंबक है कुछ ऐसे पदार्थों से बनी होती है जिनके अंदर चुंबकत्व का गुण नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अर्थात हम बोल सकते हैं अनकंट्रोलेबल, और जिसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते और नष्ट करना भी काफी मुश्किल होता है, लंबे समय तक बनी रहती है। तो ये जो स्थायी चुंबक है, स्थायी चुंबक ये किसकी बनी होती है? ये स्थायी चुंबक है वो स्टील की बनी होती है, कठोर लोहे की बनी होती है, कठोर लोहा, स्टील। फिर इसके बाद में फेरस, कोबाल्ट, निकल, एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इसकी भी बनी होती है। इसको एल्निको बोलते हैं, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट की एक मिश्र धातु होती है, इससे बनी होती है। फिर कुछ धातुएं को मिश्रण ये भी होता है जिसे बोलते हैं टाइकोनल, टाइकोनल से भी बनी होती है, एल्कोमास से भी बनी होती है, एल्कोमास इससे भी बनी होती है। तो ये एल्कोमास और टाइकोनल ये भी मिश्र धातु है, इनसे ये कौन सी चुंबक बनती है? स्थायी चुंबक। फिर बात आती है तो अस्थायी चुंबक किससे बनती है? और स्थायी चुंबक के चुंबकत्व को नष्ट करना इतना आसान नहीं होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम यूज करते हैं नरम लोहे का। किसका यूज करते हैं? नरम लोहे या कच्चा लोहा। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहे को यूज करते हैं, नरम लोहा और कच्चा लोहा। कच्चा लोहा कैसे बनता है? कच्चा लोहा जो प्रारंभ में रहता है वो लोहा कच्चा लोहा होता है। और इन अस्थायी चुंबक के जो उपयोग होते हैं वो किस में किए जाते हैं? अस्थायी चुंबक का उपयोग है जनरली विद्युत घंटी में किया जाता है, डायनेमो में किया जाता है, जनरेटर में किया जाता है। तो ये हमारे डेली लाइफ में यूज में आती है। कौन सी? अस्थायी चुंबक। जबकि स्थायी चुंबक का चुंबक तो नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको डेली लाइफ में हम काम में नहीं ले सकते, क्योंकि कभी कभी हमें चुंबकत्व के गुण की आवश्यकता ही नहीं होती है, मतलब कुछ अल्प समय के लिए चाहिए तो उस टाइम मिल जाए और बाद में नहीं मिले। लेकिन ये चुंबकत्व का गुण यहाँ से स्थायी चुंबक का ये नष्ट नहीं होता है, इसलिए, और कंट्रोलेबल भी नहीं होता है, इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं डेली लाइफ में। अस्थायी चुंबक को यूज की जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पे अस्थायी चुंबक होती है, इसके चुंबकत्व को नियंत्रित भी कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। नष्ट कैसे करें? चुंबक के चुंबकत्व का गुण नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है डीमैग्नेटाइजेशन, विचुंबकन। ठीक है? क्या बोलते हैं? चुंबकत्व का गुण नष्ट करने की प्रक्रिया, चुंबकत्व को नष्ट करना, और चुंबकत्व को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है विचुंबकन।
और विचुंबकन को बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। कैसे होता है डीमैग्नेटाइजेशन? किसी भी चुंबक को लंबे समय अंतराल तक या लंबे समय तक किसी गड्ढे में दबाकर रख दो, या फिर इसको गर्म कर दो, या फिर किसी चुंबक को बार बार ठोकने, पीटने या फिर तोड़ देने से इसके चुंबकत्व का गुण कुछ न कुछ कम होता है, और काफी लंबे समय तक अगर गर्म करते जाएंगे तो चुंबक है वो धीरे धीरे अपने चुंबकत्व के गुण को नष्ट कर देगी, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन, विचुंबकन बोलते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इस मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कौन कौन से गुण प्रदर्शित करती है, किस प्रकार से हम इसको यूज में ले सकते हैं, उस पर बात करते हैं। चुंबक के गुणों की बात करें तो चुंबक के गुणों के लिए हम प्राकृतिक चुंबक को नहीं देख सकते कि प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक दो चुंबक होती है, तो प्राकृतिक चुंबक कोई भी गुण प्रदर्शित करे वो उस पर नहीं हो सकता। हमेशा जो गुण प्रदर्शित होते हैं वो मैनमेड चुंबक से होते हैं, कृत्रिम चुंबक से होते हैं। तो कृत्रिम चुंबक के एग्जाम्पल कौन कौन से, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखो कृत्रिम चुंबक में कौन कौन से आती है। कृत्रिम चुंबक होती है, इसमें आती है, एक आती है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक बार की तरह बनती है, जिसमें किस प्रकार से होता है, इसको अगर हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं छड़ चुंबक। ठीक है, छड़ चुंबक कैसी होती है? इस प्रकार से, जैसे एक आयताकार बॉक्स की तरह होती है, इस प्रकार से ये छड़ चुंबक बनाई जाती है, जो कि जिसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। ये एक, जैसे मैं बोलूं नहाने वाली साबुन होती है ना, वाइल्ड स्टोन, उसकी तरह एकदम से पूरा का पूरा ऐसे चौकोर चार आयत की तरह रहता है, एकदम घनाभागार टाइप में, या घन भी हो सकता है। ठीक है, छड़ चुंबक। इसके बाद में आते हैं रिंग मैग्नेट। रिंग भी बन सकती है, रिंग मतलब वले इस प्रकार से बन जाए, ये अंदर से खोखली रहती है और इस प्रकार से रिंग बन जाए। यू शेप मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट जो घोड़े की नाल होती है उसको इस टाइप में भी यू शेप मैग्नेट बनाई जा सकती है, इस प्रकार से। इसके बाद में एक आती है चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नीडल। चुंबकीय सुई ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सबसे ज्यादा रोल इसी का होता है। चुंबकीय सुई बनती है वो इस प्रकार से बनती है, जो कि हमारे जो नेवल ऑफिसर हैं नेवी में, या फिर कोई भी सेलिंग ऑफिसर होता है जो सेलिंग करता है, बोट होती है, उनसे समुद्र में जाता है, तो जो दिशा का, डायरेक्शन का पता लगाते हैं वो इसी चुंबकीय सुई के थ्रू पता लगाते हैं। एक होता है इसमें नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। अब ध्यान देना, जब भी ये कृत्रिम चुंबक बनाई जाती है तो यहां पे देखा गया कि एक प्रत्येक चुंबक के पास में दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। तो एक ध्रुव होगा उत्तरी ध्रुव N और दूसरा ध्रुव होता है दक्षिण ध्रुव S। ये क्लियर है, दो ध्रुव बन जाते हैं और दोनों ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये रेखा क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं हम चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस, ये भी बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। नॉर्थ पोल को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल को बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। ये होती है बार मैग्नेट। अब इस बार मैग्नेट से रिलेटेड हम गुण देखते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला गुण होता है कि ये लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। किसकी? लोह चुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें लोह चुंबकीयता के गुण पाए जाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? फेरस, कोबाल्ट, निकिल, ये ऐसे पदार्थ आते हैं जो जिनमें बहुत ज्यादा आकर्षण का गुण पाया जाता है, तो इनको आकर्षित करती है। क्लियर है। फिर दूसरा दिशा निर्देशन का गुण। दिशा निर्देशन का गुण क्या होता है कि जब भी हम इस कृत्रिम चुंबक को, इस बार मैग्नेट को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की तरफ, मतलब जो हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी का उत्तर किधर होता है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल दो देखते हैं ना, उत्तर और दक्षिण दिशा बताते हैं। तो जब भी हम इस बार मैग्नेट को स्वतंत्रता पूर्वक यहां से धागे से बांधकर इसको लटकाकर ऐसे छोड़ते हैं घुमाकर, तो इसका जो उत्तर है वो भौगोलिक उत्तर पृथ्वी के उत्तर की तरफ, और चुंबक का जो दक्षिण है वो भौगोलिक दक्षिण की तरफ ठहरता है। अर्थात हम यहां से पता लगा सकते हैं कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है कि साउथ है। तो दिशा निर्देशित की जा सकती है, जो कि सेलिंग ये चुंबकीय सुई के द्वारा होती है, और ये कंपास में ज्यादातर यूज होती है। कंपास में जो सेलिंग ऑफिसर नेवल जो INS वगैरह होते हैं, इसमें दिशा का पता लगाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, दिशा निर्देशन के हमेशा कौन से एक्स पे बताया जाता है? जैसे ये वाली जो एक्स होती है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ और साउथ की तरफ ठहरेगा। अब नॉर्थ और साउथ में जो एंगल बताया जाता है वो ऐसे बताया जाता है कि नॉर्थ से 10 डिग्री ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी। यहां पर कोई भी थीटा एंगल है,
अगर मान लो बोट है वो इधर चल रही है तो साउथ से डायरेक्शन बताई जाएगी कि साउथ से 5 डिग्री वेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो कैसे डायरेक्शन कैसे बतानी है, जैसे नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ ही है तो नॉर्थ से डायरेक्शन देनी है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ दे सकते हैं और नॉर्थ से वेस्ट की तरफ दे सकते हैं। साउथ में डायरेक्शन बतानी है तो साउथ से ईस्ट की तरफ दे सकते हैं और साउथ से वेस्ट की तरफ दे सकते हैं। तो हमेशा डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वाली लाइन के रेस्पेक्ट में बताई जाती है कि इससे नॉर्थ साउथ से कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये इस प्रकार से दिशा निर्देशन का गुण प्रदर्शित करती है। फिर बात आती है कि ये जो बार मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, इस चुंबक को यदि 2 भागों में तोड़ा जाए, 2 भागों में तोड़ा जाए तो इसके 2 अलग अलग ध्रुव बन जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चुंबक होती है उसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। कभी भी अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होगा। जैसे इस चुंबक को बीच में से तोड़ेंगे तो इस चुंबक को तोड़ने पर पुनः 2 चुंबक बन जाएगी। यहां से ये चुंबक होगी इधर और एक चुंबक ही होगी। जैसे ये नॉर्थ था इधर वाला, बीच में से ब्रेक किया, ये साउथ बन गया, और फिर ये इधर वाला तो साउथ था, ब्रेक करते ही ये नॉर्थ बन गया। तो इसका मतलब 2 चुंबक बन गई और दोनों चुंबक में भी फिर से पुनः नॉर्थ और साउथ कितने ध्रुव बन जाते हैं, 2 ध्रुव बन जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी छड़ चुंबक या बार मैग्नेट में एकल ध्रुव का अस्तित्व कभी भी नहीं होता है। हमेशा कितने ध्रुव की उपस्थिति होती है, 2 ध्रुव बन जाते हैं। और 2 ध्रुव बन जाते हैं तो इसलिए 2 ध्रुव होने के कारण इसे द्विध्रुव की तरह माना जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं हम, विद्युत द्विध्रुव है जिसमें 2 आवेश होते हैं जो समान परिमाण के होते हैं परंतु इनकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत। वैसे ही सेम ये 2 ध्रुव बन गए जिनका परिमाण तो सेम होता है लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत होती है। एक दक्षिण ध्रुव है और एक उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। अब इन दोनों ध्रुवों की प्रकृति और परिमाण कैसे पता लगाया जाए, तो इनकी प्रकृति और परिमाण पता लगाने के लिए इनके ध्रुवों की स्ट्रेंथ मापी गई। और ध्रुवों की जो स्ट्रेंथ है, जिसको प्राबल्यता भी बोलते हैं और प्रबलता भी बोलते हैं, ध्रुव प्रबलता, वो ध्रुव की स्ट्रेंथ होती है जिसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। पोल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पोल स्ट्रेंथ जिसको ध्रुव प्रबलता भी बोला जाता है। ये ध्यान से समझना, ध्रुव प्राबल्यता या फिर इसको बोलते हैं प्रबलता। ध्रुव प्रबलता होती है, जैसे ये एक चुंबक है, ये एक मैग्नेट है, इसका ध्रुव है वो थोड़ा अंदर की तरफ होता है, किनारों पर नहीं होता है, किनारों पर न होकर थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके दोनों ध्रुवों पर इसके इस चुंबक का जो चुंबकत्व का गुण होता है वो इसके बीच में कम होकर इसके किनारों पर ज्यादा होता है। यहां पर ये जो किनारे होते हैं ना, इन किनारों पर ज्यादा पाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चुंबक की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो सामर्थ्य है, वो कहां पर रहती है, ध्रुवों पर ज्यादा रहती है। और उसकी सामर्थ्य को, उनके किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षण करने का जो चुंबकत्व की सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य क्या कहलाती है, ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्रबलता कहलाती है, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और स्मॉल m सेम होगी क्योंकि दोनों ध्रुवों का सामर्थ्य का परिमाण है वो समान होगा, क्योंकि चुंबक है वो किसकी तरह बिहेव करती है, द्विध्रुव की तरह बिहेव करती है। और द्विध्रुव की तरह बिहेव करेगी तो दोनों की सामर्थ्य सेम होगी। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि दोनों की प्रकृति विपरीत होती है। तो एक नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव की सामर्थ्य को +m से लिखते हैं और दक्षिण ध्रुव की सामर्थ्य को -m से लिखा जाता है। तो इसे बोलते हैं इसकी ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्रबलता। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं। अब बात आती है कि इस ध्रुव प्रबलता क्या एक भौतिक राशि होती है? बिल्कुल, ध्रुव प्रबलता को भौतिक राशि माना गया है। और भौतिक राशि होगी तो उसका मात्रक भी होगा और विमा भी होगी। तो इस ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक निकाला गया वो क्या बताया गया, एम्पियर गुणा मीटर। इस ध्रुव की जो प्रबलता है, इस ध्रुव प्रबलता m का जो मात्रक, ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक माना गया है वो क्या माना गया है, एम्पियर गुणा इनटू में मीटर, एम्पियर इनटू मीटर, ये माना गया है ध्रुव प्रबलता का मात्रक। तो v में सूत्र क्या हो जाएगा, एम्पियर के लिए A1 और मीटर के लिए क्या यूज करेंगे, L1। तो इसका v में सूत्र हो जाएगा A1 L1। और अगर m और t को साथ में लोगे तो m की पावर 0 कर देना, l की पावर 1 आ जाएगी, t की पावर 0 और a की पावर 1। अब बात आती है कि ये एम्पियर इंटू मीटर आया कहां से। अब एम्पियर इंटू मीटर देखो, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कौन सा चैप्टर है ये, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव।
तो जब भी हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, और चुंबकीय गुण उत्पन्न होंगे तो वहां पर उसकी चुंबकत्व के गुण की कुछ न कुछ सामर्थ्य होगी, कुछ न कुछ स्ट्रेंथ होगी, उसी के आधार पर ये पोल स्ट्रेंथ बनाई गई है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है, ये एक चालक तार है, इस चालक तार में जब आई धारा प्रवाहित की जाएगी तो इस आई धारा के कारण इसके निकट r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय गुण उत्पन्न होंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, सेकेंडरी अवयव के रूप में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो r दूरी पर स्थित बिंदु P पर कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगी, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, B वेक्टर से। क्लियर है? तो देखो धारा है वो धारावाही अल्पांश बन जाएगा, और धारावाही अल्पांश कितना होगा, I इंटू DL वेक्टर, क्योंकि ये इस प्रकार से धारावाही अल्पांश होगा। तो इस धारावाही अल्पांश के कारण तो क्या होगी, यहां से धारावाही अल्पांश के कारण इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू, और जो दूरी बनेगी धारावाही अल्पांश है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो इस धारावाही अल्पांश के कारण बनता है, और धारावाही अल्पांश इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है, और एम्पियर इंटू मीटर ही इस ध्रुव प्रबलता का मात्रक माना गया। अब ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नेवी एयरफोर्स की एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, एयरफोर्स में पूछा गया था कि ये जो अल्पांश होता है इसको बोलते हैं धारावाही अल्पांश, या फिर ऐसे भी आया था कि धारावाही, किसी तार का एक धारावाही अल्पांश भी बोल सकते हैं, और इसमें कुछ अलग शब्द था। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, धारावाही तो था, इसके आगे एक अलग शब्द दिया हुआ था जिसको पास भी बोल सकते हैं, धारावाही पास, या धारावाही पास तो लूप हो जाती है, अल्पांश के रूप में कुछ ऐसे शब्द दिया हुआ था जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो इसमें पूछा गया था कि इसका मात्रक क्या होगा, तो धारावाही अल्पांश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर गुणा मीटर। इस प्रकार से हम यहां से बता सकते हैं। तो ये हो गई इसकी ध्रुव प्रबलता। क्लियर है? तो ध्रुव प्रबलता के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि किस प्रकार से ध्रुव प्रबलता ध्रुव प्रबलता होती है, उसको हम किससे लिखते हैं, प्लस माइनस एम से लिखते हैं। जैसे हमारे पास में ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका चुंबक का साउथ पोल है। नॉर्थ पोल की ध्रुव प्रबलता होती है प्लस एम, और साउथ पोल की ध्रुव प्रबलता होती है माइनस एम। फिर बात आती है इसका मात्रक। तो मात्रक अभी बताया मैंने क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर गुणा मीटर। वी में सूत्र की बात करें, वी में सूत्र होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। वी में सूत्र क्या बनता है इसका, m0 L1 T0 A1। ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखो एम्पियर के लिए A1 आ जाएगा, मीटर के लिए L1 आ जाएगा, बाकी द्रव्यमान और समय का कितना होगा, 0। फिर बात ये आती है कि ध्रुव प्रबलता का मान किसी बात पे निर्भर करता है या नहीं करता। तो सीधी सी बात है, किसी भी चुंबक के ध्रुव की जो सामर्थ्य है, ध्रुव प्रबलता, उसका मान इस चुंबक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसे बनेगा, जैसे मैं 3D में दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये एक चुंबक है, मैग्नेट है, इस प्रकार से रखी हुई है, और इस चुंबक के मैग्नेट को 3D में लें तो ये इस प्रकार से बनेगी। क्लियर है? अब यहाँ पे अंदर की साइड होता है इसका कौन सा पोल, जैसे मान लो अंदर की साइड है ये साउथ पोल, और इसमें अंदर की साइड है नॉर्थ पोल। ये यहां से यहां तक की इसकी लेंथ हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी L, और ये जो क्षेत्रफल होगा साइड वाला, जब भी ये चुंबक होती है इस प्रकार से मैग्नेट होगी, तो ये जो साइड वाला ये वाला एरिया होगा इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। ये एरिया होता है, इसको क्या बोला जाता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चुंबक है उसकी जो ध्रुव प्रबलता है प्लस एम माइनस एम, वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। एक बात, पहला पॉइंट तो ये बन के आता है यहां से। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो ध्रुव प्रबलता है, किसी भी चुंबक की जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी, ये इस बात पे निर्भर करती है कि उसके पदार्थ की प्रकृति क्या है, कि वो चुंबक कौन से पदार्थ से बना हुआ है। तो दूसरा हम बोल सकते हैं किस पे निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर। क्योंकि अगर पदार्थ की प्रकृति सही नहीं होगी, या थोड़ी सी पदार्थ है वो कमजोर प्रवृत्ति का होगा, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये इन दो बातों पे निर्भर करती है। फिर बात आती है, तो चुंबक के पास में लंबाई भी होती है, तो लंबाई चाहे चुंबक की आप कितनी भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब साफ साफ है कि चुंबक की ध्रुव प्रबलता है, ध्रुव प्रबलता वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती। ध्रुव प्रबलता लेंथ, लंबाई पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है।
ये इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि एक चुंबक को यदि उसके लंबाई के लंबवत या लंबाई के अनुदिश तोड़ दिया जाए, लंबाई के लंबवत तोड़ दे, तो क्या इसकी ध्रुव प्रबलता बदलेगी? जैसे इस चुंबक को ऐसे काट दिया जाए, ऐसे तोड़ दे, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी, एक चुंबक इधर हो जाएगी और एक चुंबक इधर हो जाएगी, दो भागों में विभाजित कर दिया, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गए। क्या इसका क्षेत्रफल कम हुआ? एक चुंबक है, इसको इधर से काट दो आप, ऊपर से काटने पर क्या इसका क्षेत्रफल कम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और इसका क्षेत्रफल कम नहीं होगा, इसका मतलब लंबाई के लंबवत काटने पर लंबवत कट करने पर m नहीं बदलेगा, m है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा। फिर दूसरी बात आती है, अगर इसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुदिश काटे, मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये वाला, इस हिस्से में ऐसे काटे, इसको इस प्रकार से कट करें, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो जाता है और ध्रुव प्रबलता पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो दूसरी बात आती है, अगर चुंबक को ऐसे काट दे, इस चुंबक को ऐसे काट दे, तो एक चुंबक ऊपर बन जाएगी, एक नीचे बन जाएगी, इसकी ध्रुव प्रबलता ये नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ बन जाएगा। क्लियर है? फिर ध्रुव प्रबलता क्या होगी? इसकी प्लस m/2 होगी, इसकी माइनस m/2, सेम नीचे वाले में आ गई, तो ध्रुव प्रबलता बदल गई। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित होने पर ध्रुव प्रबलता भी बदल जाती है। फिर बात यह आती है कि चुंबक का जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल, ये दोनों क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। तो यहां से एक गुण और समझ में आता है कि समान ध्रुवों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ पोल के मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा। इस प्रकार से यहां पे हम सारे के सारे गुणों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि चुंबक में कौन कौन से गुण होते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, थ्योरेटिकली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चुंबक है वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, साफ साफ पता है हमें। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं? चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी और चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसको लिखेंगे बी वेक्टर से। क्लियर है? बी वेक्टर। क्वेश्चन ये आता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है? बिल्कुल है सदिश राशि। कौन सा सदिश है? कौन सा सदिश है चुंबकीय क्षेत्र? ध्रुवीय सदिश है कि अक्षीय सदिश है? क्वेश्चन ये है यहां पे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कौन सा सदिश है? ध्रुवीय सदिश या अक्षीय सदिश? क्योंकि सदिश है वो दो प्रकार के होते हैं। सदिश है वो ध्रुवीय सदिश भी होते हैं, ध्रुवीय सदिश की बात करूं तो ध्रुवीय सदिश भी होते हैं, और दूसरा होता है वो पोलर वेक्टर होते हैं, अक्षीय सदिश। और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर आता है वो कौन सा सदिश होता है? वो अक्षीय सदिश होता है। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर कौन सा सदिश होता है? ध्रुवीय सदिश। क्लियर है? तो इसी टॉपिक के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।